जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं? जल्दी से बताएं। आइडियो वीडियो सब ओके है? संडे तो अपना बढ़िया गया होगा आप लोग। बताएं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग कृषि पशुपालन में लेक्चर नंबर 6 पूरा करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे सींग रोधन का वन शॉट वीडियो। वन शॉट का मतलब है पूरा टॉपिक एक वीडियो में। वन शॉट का मतलब होता है कि पूरा एक टॉपिक एक वीडियो में आपको मिलेगा, मतलब कि उसके अलावा आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वन शॉट का मतलब होता है यही कि कंप्लीट टॉपिक आपको एक में मिलेगा, उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आइडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। सभी का गुड इवनिंग सभी को। चलिए शुरुआत करें। शिवम कुशवाहा, पहाड़ी छोरा, विकास राठौर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी धीरे धीरे बच्चे आते रहेंगे। और जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हो तो मेरा इंस्टाग्राम पेज है एग्री न्यूज, सर्च करना मिल जाएगा। ठीक है, तो वहीं पर एक वीडियो मैंने पोस्ट की थी, आप लोगों ने देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है तो अपना देख लेना। ओके, चलो। बाकी मैं ज़्यादा ये सब कहता नहीं कि उस पर फॉलो करो जाके। वैसे इंस्टाग्राम आपको चलाना ही नहीं चाहिए, पहली बात तो चलाना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, अभी इस वक्त चलाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह डालता हूँ, लेकिन मैं भेजता नहीं हूँ ज़्यादातर। आपके ग्रुप वगैरह में इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह नहीं भेजता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें आपको चलाना ही नहीं चाहिए। मेरी मजबूरी है, क्योंकि अब हमें सोशल मीडिया से जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बच्चों से, इसलिए। लेकिन मैं आप लोगों को प्रमोट नहीं करता बिल्कुल। इसीलिए आप लोगों को मैं पर्सनली भेजता भी नहीं हूँ कि मुझे फॉलो कर लो जाके, वहाँ ये कर लो। कोई नहीं, क्योंकि आपका एग्जाम जरूरी है, क्योंकि वहां पर जाओगे रील देखना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप। इससे अच्छा उसे अनइंस्टॉल में डाल लो, यही सबसे बेस्ट है। ठीक है, फेसबुक पेज भी है, लेकिन कभी नहीं बताता हूँ कि करना है वहां पर ये, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए नहीं है सही। अभी आप लोगों के सही नहीं है। जब एग्जाम हो जाए उसके बाद चलाना आराम से। चलो, अब देखो सींग रोधन की विधियां। ठीक है, सींग रोधन की विधियां कौन कौन सी हैं? तो सींग रोधन क्या मतलब है, सींग रोधन का इससे समझते हैं पहले। जैसे कि आपने पशु को देखा होगा, ज्यादातर पशु क्या होते हैं जिनके सींग होती हैं। तो जो सींग होती है, हम उनको सींग विहीन करें, यानी कि उनकी सींगों को हम खत्म कैसे कर दें, उसी को हम क्या बोलेंगे, सींग रोधन। ठीक है, उसी को हम क्या कह देंगे, सींग रोधन कह देंगे। यानी कि प्रत्येक किस्म के पशुओं को सींग रहित या सींगहीन करने की विधि को सींग रोधन कहते हैं। क्या कहेंगे, सींग रोधन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, सिंह रोधन के नाम से जाना जाएगा। बहुत सिंपल है, डिफिनीशन आपसे पूछी जाएगी तो आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब इसकी विधियां आएगी उसमें आप क्या करोगे। चलो, विधियां और लाभ वगैरह इसके समझते हैं। अब भाई सिंह रोधन आप समझ गए कि पशु के सींग हैं, हमें उसको सींगों से विहीन कर देना है, यानी सींगों, उसकी सींगों को हमें हटा देना है। इसी को हम सिंह रोधन कहते हैं। लेकिन इससे फायदे क्या क्या है, इससे लाभ हमें क्या मिलेंगे? भाई कोई काम करोगे तो उसका कोई लाभ होना चाहिए ना। अब किसी को तुम चॉकलेट खिला रहे हो डेली, उसका कुछ लाभ होना चाहिए उसको खिलाने का। तो वही है, जब आप सिंह रोधन करोगे उसका कोई लाभ होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा उसका कुछ ना कुछ लाभ आपको मिलना चाहिए। तो क्या लाभ होता है ऐसे समझते हैं। बहुत से पशुओं को एक साथ रखने में उनकी आपसी लड़ाई का डर नहीं रहता है। यानी कि जब ढेर सारे पशु होते हैं, जैसे हमारा डेयरी फार्म मान लो है, उस डेयरी फार्म में बहुत सारे जब पशु होंगे आपस में, उनकी सींगें होंगी, और सींगें आपको पता है कितनी नुकीली होती हैं। तो आपस में अगर लड़ाई हुई तो एक दूसरे को लगने का डर रहेगा। ठीक है, अगर मान लो कि कोई प्रेग्नेंट काऊ है, गाय है, तो उसको भी लग सकता है। इसलिए भीड़ भाड़, जैसे कि जहां पर हम एक साथ कई सारे जब पशु रखेंगे, उनमें आपसी लड़ाई ना हो। और ठीक है, अगर सींग होंगे तो लड़ाई होना जायज है। जैसे कि अगर बात करें, मान लो कि तुम्हारे पास एक, जिसके पास मान लो कि औजार होते हैं, जैसे कि लड़ाई झगड़ा वाले, जैसे कि गन है। ठीक है, जिसके पास गन हो, ठीक है, बाकी जो भी औजार होते हैं लड़ाई करने वाले, तलवार वगैरह जो भी है। ठीक है, तो अगर आप सबके घर में होंगे, मान लो तुम्हारा पड़ोसी के पास है, तुम्हारे पास भी है, अगर थोड़ी सी लड़ाई हुई तो तुरंत निकल आएंगे। निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे मारने के लिए? गन निकाल लोगे, तलवार निकाल लोगे। लेकिन अगर हो ही ना, तो चांसेस हैं कम की लड़ाई ज्यादा नहीं बढ़ेगी, कम ही लड़ाई रहेगी। उसी प्रकार से अगर पशुओं की जो सींगे अगर हम हटा देते हैं तो आपसी लड़ाई कम हो जाएगी। समझ में आई बात?
तो आपसी लड़ाई कम हो जाती है। नेक्स्ट देखो, पशुओं की सहनशीलता अधिक बढ़ती है। अब इससे क्या होगा, ऐसे में पशुओं की सहनशीलता बढ़ती है। कैसे, समझो, जैसे कि अगर तुम्हारी और तुम्हारे पड़ोसी की लड़ाई होती है, ठीक है, तुम्हारे पास भी कोई गन नहीं है, तुम्हारे पास भी कोई हथियार नहीं है, उसके पास भी हथियार नहीं है, अगर तुम 4 बात कह दोगे तो वो भी कहेगा, या फिर आप कुछ सुन लोगे, ठीक है, लेकिन इससे क्या होगी, आपके अंदर कहीं ना कहीं सहनशीलता आएगी। ठीक है, सहनशीलता आपके आएगी, यार क्या करें, हथियार तो है नहीं, तो लड़ाई तो करोगे नहीं। ठीक है, जब सींग उसके पास होगी नहीं तो लड़ाई करने के लिए वो ज्यादा इच्छुक भी नहीं होगा, पशु भी। आ गई बात समझ में, वो भी ज्यादा इच्छुक नहीं होगा, उसका भी मन नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर सहनशीलता आएगी, चलो ठीक है, नॉर्मल ऐसे मान जाता है, तो इसके वजह से सहनशीलता आती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े की से उसको सहनशीलता आती है, तो इसमें भी मदद मिलती है। नेक्स्ट है, ग्वालों को पशु की देखरेख करना तथा चारा पानी करने का कार्य में डर नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है, जो ग्वाले होते हैं, नहीं जो ग्वाले यानी जो पशुओं को चारा वगैरह देते हैं ना, चराने ले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनकी देख रेख में उनको डर नहीं लगेगा। अब भाई ये बताओ, एक रोड पे अगर साढ़ खड़ा हो, ठीक है, उसकी वो खाली वो खड़ा हो, वो बिल्कुल भी आपको बस उसको देखोगे ना, उसके पास से नहीं गुजरोगे, उसकी सींगें देख लोगे, उसके पास से नहीं गुजरोगे। अगर उसकी सींगें नहीं होंगी तो चांस है उसका डर कम हो जाएगा, आपका क्या होगा, आपका डर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसका बेनिफिट है, अगर सींग नहीं रहेंगी तो उसमें भी डर वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आई कि ग्वालों को पशुओं की देखरेख करने में, चारा पानी करने में डर नहीं लगेगा। ये भी इसके, हाँ, चरवाहे, वही ग्वाले जो है ना, उसी चरवाहे भी कह सकते हो। ठीक है, ग्वाले यानी देखो, ग्वाल जो है ना, गौ चराने वालों को ग्वाल कहते हैं। ठीक है, ग्वालों को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कमजोर, क्या, कमजोर, शक्तिवान, छोटे तथा बड़े पशु एक साथ रखे जा सकते हैं। अब उसमें देखो, अगर सींग है किसी की नहीं है तो हो सकता है कमजोर भी है थोड़ा सा, उसको भी रख सकते हैं। एक शक्तिशाली पशु है, यानी कि बहुत जड़ है, मोटा वोटा है, शक्तिशाली हुआ, ठीक है, तो उसको भी एक साथ रख सकते हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्या है, सींग कैंसर का खतरा कम होता है। मान लो किसी पशुओं को सींग कैंसर हो जाता है, ठीक है, सींग कैंसर हो जाता है, तो भैया जब हम सींग उसकी रखेंगे ही नहीं तो कैंसर होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे, तो ये भी इसका बेनिफिट है, लाभ है इसका। नेक्स्ट है, काई, काई एक किस्म के पशु एक साथ रखे जा सकते हैं, मतलब कि एक ही किस्म, जैसे गाय है तो गाय में कई सारी किस्में, बात वही है कि उनको साथ में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पशु की सुंदरता बढ़ती है। जब कभी भी, ठीक है, क्या होता है, पशु की सुंदरता बढ़ती है। जब हम सींगों को हटा देते हैं तो क्या होती है, पशु की सुंदरता बढ़ जाती है, पशु की सुंदरता को भी बढ़ोतरी मिलती है। ठीक है, बिना सींग का पशु अच्छा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता यार, पशु के जब तक सींग ना हो तब तक मजा क्या है। ठीक है, लेकिन सुंदरता लोग कहते हैं बढ़ती, इसका लाभ माना गया है। ठीक है, आपको भी इसका लाभ मानना है कि उसकी सुंदरता बढ़ जाती है बिना सींगों के। ठीक है, हाँ, बिल्कुल। अरे विकास जी, हमने भी चराई है, गाय भैंसे हमने भी चराई हैं, भैंसे नहीं, गाय, क्योंकि हमारे यहाँ भैंस नहीं थी। ठीक है, तो गायों को मैंने भी चराया है बहुत आसानी से। और जब गाय चरती है ना, जब उसमें ग्रीष्म ऋतु का समय हो, वही जब मान लो कि मई जून हो, ठीक है, मई जून में जब चराने जाओ आराम से, तो जो सड़क होती है ना, मेड़, मेड़ के किनारे आराम से लेट जाओ, और जब पशु चर रहा हो, उसके तुम्हारे पास चल रहा हो ना, तो एक बढ़िया सी आवाज आती है, मतलब जो वो खाती है ना, तो एक अलग ही आवाज आती है, तो हम बहुत उसको ध्यान सुनते थे। ठीक है, तो वो सब किए हम भी। सरकारी टेबल में फिर नहाना होता था, कि पास में अगर सरकारी टेबल चल रहा है तो उसमें नहाना है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने भी की है खूब, पशुओं को चराया भी है, सब किया है हमने भी। तो तुम लोग भी कर रहे हो तो अच्छी बात है। हाँ, तालाब में भाई, तालाब में हम नहीं नहा पाते हैं, तालाब में हम तैर नहीं पाते भाई। चलो आगे देखते हैं। चलो, कुमकुम सेठ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये क्लास 12th वालों की बच्चों की क्लास है। ठीक है, कुमकुम सोनी आपकी फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं है। हालांकि मैंने आपको गर्ल्स ग्रुप में लिंक भेजी है, वहां पर सिर्फ क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है वो। नेक्स्ट देखो, सींग रोधन का समय। अब सींग रोधन का समय क्या होना चाहिए, यानी कि जो सींग रोधन है वो हमें कब करना है। ठीक है, सींग रोधन कब करना चाहिए, तो कम उम्र में ही करते हैं ताकि उससे अधिक कष्ट ना हो। कब करते हैं, जब उसकी उम्र कम होती है तभी उसका हम सींग रोधन कर देते हैं,
ताकि उसे ज्यादा कष्ट ना हो। अधिकतर 10 से 15 दिनों की आयु पर सिंगरोधन करते हैं। कितने पर? 10 से 15 दिन पर तभी करेंगे, तब करते हैं, ठीक है। ज्यादा एज पर हम सिंगरोधन नहीं करते हैं ताकि उसे ज्यादा कष्ट ना हो, और या फिर जब ज्यादा बड़ा पशु हो जाता है उसकी सिंगरोधन करना भी मुश्किल हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो कम उम्र पर करते हैं वरना उनको भी कष्ट होने लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसे कि हम लोगों में होता है ना नाखून, इसको काट दोगे तो दर्द नहीं होगा, लेकिन उन लोगों में पूरा क्या है, जैसे कि अपना नाखून मान लो, ठीक है। अब नाखून अगर पूरा हम यहाँ से निकलवा दिया जाए, छोटे पे चल जाएगा, लेकिन बड़ा जैसे होगा तो दिक्कत आएगी, ज्यादा दिक्कत आएगी। दिक्कत छोटे पर भी है लेकिन इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। अब आता है भैया मेन टॉपिक अपना, विधियां क्या है, इसकी विधियां क्या क्या है। और आपसे अगर ये पूछे ना कि सींग रोधन की विधियों का वर्णन कीजिए, तो विधियों का वर्णन करने के पश्चात, ठीक है, उसके लाभ भी लिखने हैं आपको, उसके उद्देश्य भी लिख देने 2-2 3 दिन, ताकि एग्जामिनर को इंप्रेस करो, ठीक है। सिर्फ ये नहीं विधियां बोला तो विधियां लिख दिए, सबसे पहले उसकी डिफिनीशन लिखो, डिफिनीशन लिखने के बाद उसका लाभ लिख दो, उसका उद्देश्य लिख दो, उसके बाद विधियां चालू करो। इससे पेज भी भरेगा और आपको जानकारी भी एग्जामिनर को ज्यादा दे पाओगे आप। नेक्स्ट देखो विधियां, तो रासायनिक विधि होती है, विद्युतीय विधि होती है, रबर का छल्ला होता है, प्रजनन द्वारा होता है, और यांत्रिक विधि होती है। कौन कौन सी? रासायनिक विधि होती है, विद्युतीय विधि होती है, प्रजनन होती है, रबर का छल्ला होता है, यांत्रिक विधि होती है, ठीक है। इतनी इसकी विधियां हैं। अब इसमें देखो रासायनिक की अगर बात करें तो रासायनिक में कौन आती है, तो रासायनिक में सबसे पहले आती है कास्टिक क्षण। क्या? कास्टिक क्षण का प्रयोग करते हैं रासायनिक विधि में। नेक्स्ट है रासायनिक डी हॉर्नर। डी हॉर्नर, डी मिस अलग करना, हॉर्नर मतलब कि हॉर्न, हॉर्न मिस क्या होता है? सिंग, ठीक है। तो डी हॉर्नर, डी मिस हटाना, डी का मतलब है हटाना, हॉर्नर्स मिस हॉर्न, ठीक है, यानी कि सिंग। तो रासायनिक डी हॉर्नर का भी प्रयोग करते हैं हम लोग, इसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, कास्टिक क्षण द्वारा। किसके द्वारा? कास्टिक क्षण द्वारा भी इसका संरोधन होता है, कास्टिक क्षण द्वारा। अब इसको हम समझते हैं अच्छी तरीके से। कास्टिक क्षण बोला है, इसका मतलब जानते हो, जैसे कि क्षार, कास्टिक मतलब कि क्षार, ठीक है। तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं भैया, इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं KOH का। किसका? KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह लो, या फिर इसी को हम बोलते हैं कास्टिक पोटास। क्या बोलेंगे? कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास की ये आपसे पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, ठीक है, कि सिंग रोधन में हम किस रसायन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहां पर लिखना पड़ेगा KOH या फिर कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं। कास्टिक पोटास का, ठीक है, कास्टिक पोटास का प्रयोग करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, सिंग रोधन की यह सबसे उत्तम विधि है। ध्यान रखना, कास्टिक क्षण जो है ये सबसे उत्तम विधि है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया सिंग रोधन की सबसे बेस्ट उत्तम विधि कौन सी है, तो आपको बेहिचक बता देना है कास्टिक पोटास वाली जो विधि है, यानी कास्टिक क्षण वाली जो विधि है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। परंतु यह विधि केवल 1 या 2 सप्ताह की आयु तक ही अपनाई जा सकती है। इस विधि में कास्टिक पोटास की छड़ का प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। तो कास्टिक पोटास का छड़ का हम प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज, ये बहुत ही कम आयु, यानी 1 से 2 सप्ताह, यानी कि 15 दिन, 15 दिनों तक जो है अगर उसकी आयु है उस समय इसका प्रयोग करते हैं। इससे ज्यादा आयु पर मान लो कि 2-3 साल का हो जाए तब आयु प्रयोग करें, तब प्रयोग नहीं होगा ये, ठीक है। तो बहुत कम आयु पर इसका हम प्रयोग करते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं उसको नीचे लिखा गया है, जैसे कि इसमें सींग के निकलने वाले स्थान पर चारों तरफ बाल काट देते हैं, सॉरी हटा देते हैं या फिर काट देते हैं। मतलब इसका क्या है, देखो मैं यहाँ पर आपको पहले डायग्राम से समझाऊं उसके बाद मैं आपको थ्योरी बताऊं। ये है कोई पशु, ये क्या है, ये कोई पशु है, ये क्या है, ये कोई पशु, भाई पशु मान लेना, ठीक है। पशु का ये मुंह हो गया, इसके यहाँ पर क्या होती है, सींग है। अब ये मत कहना सर जी ये कैसा पशु है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए है, ठीक है। आपको फोकस रखना है इस बिंदु पर। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है सींगे, सींगे क्या होती है, यहाँ पर सींगे निकलेंगी, यहाँ पर जहां से सींगे निकलती हैं उस जगह को बोलते हैं हॉर्नबड। क्या बोलेंगे? हॉर्नबड, यानी जहां से सींगे निकलेंगी उसकी कलिकाएं एक प्रकार से कह लो, ठीक है, वो यहाँ पर दिखती हैं।
अब हमें यहाँ करना है, तो इसके आसपास के जो बाल होते हैं इनको हम क्या करेंगे, इनको हम पहले हटा देंगे या फिर काट देंगे। ठीक है, कैंची से काट देते हैं और इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ हम लोग क्या लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं। क्या, ग्रीस का प्रयोग करते हैं। इसके चारों तरफ ग्रीस लगा, इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, इसके चारों तरफ ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कास्टिक पोटास की छड़ होती है उसको हम इसके ऊपर घिसना स्टार्ट करते हैं, ऐसे से उसको हम घिसना स्टार्ट कर देते हैं और तब तक घिसते हैं जब तक 1-2 बूंद ब्लड ना निकलने लगे। क्या ना निकलने लगे, ब्लड ना निकलने लगे। जब तक कि खून ना, या फिर एक प्रकार से कहते हो जब तक खुनिया ना आए। क्या बोलते हैं, खुनियाना, यानी जब तक 1-2 बूंद खून आपको ना दिखने लगे वहां पर, एक प्रकार से। ठीक है, जब वहां पर खून दिखने लगता है तब जाके हमारा ये महसूस हो मतलब कि पता चल जाता है कि जो इसकी सेल है, यानी जो इसकी यहाँ पर कोशिकाएं, जो सींग को जन्म देने वाली कोशिकाएं हैं वो मर चुकी हैं। ठीक है, वो कोशिकाएं मर चुकी हैं। तब जाके इसको हम इधर चारों तरफ तो ग्रीस लगी है, इसके ऊपर खुनिया आ जाता है जब, तब इसको हम छोड़ देते हैं, तब इसे हम छोड़ देंगे, तब हम इसे छोड़ देते हैं। और इसके बाद जो है इसमें सींगे निकलने नहीं प्रारंभ होती हैं। ठीक है, तब जाके इसमें सींगे नहीं निकलेंगी। यही प्रोसेस होता है, यही पूरा प्रोसेस है बस, और बाकी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज हुआ कुछ, और प्रैक्टिकली मतलब कि थोड़ा सा डायग्राम से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ कैसे किया जाता है। बाकी अब ऐसे तो करा नहीं सकते। ठीक है, देखे ना आप लोग, इसको देखो, आप लोगों के लिए जो थंबनेल होगा, इसका वीडियो का जो थंबनेल होगा उस पे मैं जरूर डायग्राम ऐड कर देता हूँ। हर एक थंबनेल पर कोशिश करता हूँ कि उसका वीडियो का जो है थंबनेल, उस पर कोई फोटो ऐड कर दूं। ठीक है, उस पर फोटो देखना, उस पर आपको दिखेगा ऐसा ही। ठीक है, बाकी लाइव वीडियो में फोन से हो रही ना, इसीलिए हम उसमें ऐड भी नहीं कर सकते अलग से कोई वो फोटो वगैरह। ठीक है, और अगर यही वीडियो कंप्यूटर से होती तब तो ऐड कर सकते थे, लेकिन ऐसे फोन से नहीं ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर डायग्राम बना के समझा दिया हूँ आपको, और यही जरूरी भी है क्योंकि आप भी अगर बनाना चाहोगे तो वहां पर बना दोगे, कुछ ना कुछ बना के दिखा दोगे। ये सींग बर्ड होती हैं, ये हमने जहाँ पर बाल काट दिए, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, चलो अब देखो इसमें आगे क्या क्या है इसको समझते हैं। तो वही है, बाल काट देते हैं, फिर कास्टिक पोटास होल्डर से, कास्टिक पोटास होल्डर से पकड़कर इस छड़ को, ठीक है, अब जो छड़ होती है, मान लो ये छड़ है, अब डायरेक्ट ये छड़ का थोड़ी आप घिसने लगोगे, इसको पकड़ोगे हाथ में, अगर हाथ से पकड़ोगे ना तो हाथ जल जाएगा, कट जाएगा ना। तो इसको किससे पकड़ते हैं, एक होल्डर होता है, ठीक, कास्टिक पोटास होल्डर होता है, उसको से इसमें लगा लिए। अरे समझो यार कैसे, जैसे तुम सरिया काटते हो ना, सरिया काटते हो उसमें आरी ब्लेड होती है ना, आरी ब्लेड, उसको उसके ऊपर फिक्स करते हो, हेक्सा के ऊपर आरी हेक्सा होता है ना, उसके ऊपर फिक्स करना पड़ता है। उसी प्रकार से उसमें जब फिट कर लेते हैं फिर उसको पकड़ के हम उसको रगड़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, सिरे को सींग का निकलने के स्थान पर रगड़ते हैं, तब तक रगड़ते हैं रहते हैं जब तक कि खून निकलने लगे, जब तक कि खून निकलने लगे। ठीक है, तब कुछ खून की बूंदे आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखो, रगड़ते समय यह सींग की गांठे के अतिरिक्त, सींग के गांठ के अतिरिक्त शरीर की खाल जलने से बचाने के लिए सींग गांठ यानी हॉर्न बड के चारों ओर ग्रीस लगा देते हैं। जो मैंने आपको बताया था, ग्रीस चारों तरफ लगा देते हैं। रगड़ने से सींग बनने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं और फिर सींग नहीं जमते हैं, और फिर सींग नहीं जमते हैं। ठीक है, इसी प्रकार की पूरी स्टोरी आपको लिखने आने हैं। नेक्स्ट में आती है सावधानियां। इसको करते समय क्या क्या सावधानियां बरतेंगे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कास्टिक पोटास की बत्ती, यानी वो जो छड़ होती है, को सावधानी से पकड़कर पकड़ा जाए, अन्यथा उससे हाथ जल सकता है। भाई सही से पकड़ोगे, अगर सही से नहीं पकड़ोगे तुम्हारा हाथ जल जाएगा। ठीक है, ये सावधानी हो गई। नेक्स्ट क्या है, सींग निकलने के चारों ओर ग्रीस व बोरिक एसिड पाउडर लगा देना चाहिए। ठीक है, या तो ग्रीस लगा दो या फिर बोरिक एसिड पाउडर लगा दो, अन्यथा KOH आंखों को हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, ऐसे क्या होगा, पशु की आंखों पर हानि पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्या है, कास्टिक पोटास लगाने से पश्चात पशु के सिर को भीगने नहीं देना है। जैसे कि आपने कास्टिक पोटास से उसकी जो है कोशिका तो मार दिए हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद ऐसा ना हो कि वो भीग जाए, जो जहां पर की हो उसकी हॉर्न बर्ड को, सिंहों को, वो भीगने ना पाए।
ठीक है, भीगने से भी बचाना है, भीगने से बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पशु को पूर्णतः काबू होने पर ही KOH की छड़ को रगड़ना चाहिए, यानी कि पशु को पूर्णतः अपने काबू में कर लें, तब जाके जो है उसके ऊपर ये कार्य करें। ऐसा नहीं है कि एक हाथ से पशु को पकड़े हो, एक हाथ से रगड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसको पूर्णतः काबू आपके होना चाहिए, बिल्कुल ना हिले ना डुले। नेक्स्ट क्या है, इस जैसे कि बचपन की बात है, जैसे कि कभी आपके फोड़े वगैरह निकल आए ना, ठीक है, फोड़ा वगैरह निकल आए, जैसे कि मान लो तुम्हारा कहीं फोड़ा निकला है हाथ में या कहीं पर निकला है, ठीक है। अब उसको क्या करना, ऑपरेशन करानी हो, ठीक है, तो कहाँ ले जाते थे, डॉक्टर के पास, उसको चिराने के लिए, तो दो लोग तुमको पकड़ लेते थे, ठीक है। जब दो लोग तुमको पकड़ लेते थे तब जाके डॉक्टर जो उसको चीरा लगाता था, वरना अगर तुम हिला दोगे ना, इसलिए इसलिए पूर्णता काबू। ये मेरा यहाँ पर देखो, ये जो स्पॉट पड़ा है ना पूरा, ये मेरे साथ भी हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पूर्णता काबू होना जरूरी है, ठीक है। जब तक काबू ना हो जाए तब तक नहीं करना है, वरना फिर दिक्कत आ जाएगी। किसके किसके साथ हुआ है ऐसा, बताओ जल्दी से। ऐसा है कोई जिसके साथ हुआ हो कि कभी आ, जिसको फुरिया बोलते हैं, फुंसी बोलते हैं, या फिर आपसे फोड़ा कह सकते हो, ठीक है, वो निकल आते हैं, उनको चिराना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। तो कम से कम 2-3 लोग पकड़ेंगे तभी उसका डॉक्टर जो है इसमें हाथ लगाएगा, वरना नहीं करेगा। हाँ, यूपी वाले जी, रविवार वाली क्लास आप नहीं देख पाएंगे, वो सिर्फ क्लास नहीं थी, वो गाइडेंस सेशन था, वो लाइव ही था, उसमें रिकॉर्डेड नहीं होता है वो, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता, उसमें लाइव ही आपको जुड़ना था। चलो नेक्स्ट देखो, इस बात का ध्यान रखें कि पशु उस स्थान को न चाटने पाए जिस पर कास्टिक पोटास लगाई गई है, अन्यथा उसकी जीभ पर घाव हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि जहां पर कास्टिक पोटास लगाई गई है उसे जीभ से चाटने ना पाए, वैसे तो चाटेगा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको देखना रहना है, ठीक है। तो चाटने ना पाए, ये भी आपको सावधानी बरतनी है, ये आपको सावधानी, बहुत इजी है, कुछ कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस आपको समझना है। ऐसे समझो कि आपके घर में एक गाय है, बस गाय है, आप गाय के ऊपर पूरी निबंध, जैसे आता नहीं, गाय पर निबंध लिखो छोटे बच्चों के लिए, तो बस ये समझ लो कि अब तुम्हारा क्लास 12th में आ गए हो, उसके ऊपर निबंध लिख रहे हो बस, ठीक है। कभी उसके उम्र ज्ञात करने पर निबंध चल रहा है तुम्हारा, कभी सींगों के ऊपर चलेगा, कभी उसको गिराने के चक्कर में चलेगा, बस ऐसा मान के चलो ना, बस सब कुछ सीख जाओगे। अगर घर में तुम्हारा एक कोई पशु है, बस उसको अपने माइंड में रखो कि उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, बस, ठीक है। आगे बस में ऐसा माइंड में रखना बस, तो आपको इजी हो जाएगा लिखने के लिए और समझने के लिए, दोनों चीजें इजी हो जाएगा, बस उसका माइंड जो है आपके चित्र आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जब ये सब चीजें कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रासायनिक डिहॉर्नर द्वारा, किसके, रासायनिक डिहॉर्नर द्वारा भी प्रयोग करते हैं। इस विधि में सींग की, इस विधि में सींग की गांठ पर लेप कर देने से सींग की वृद्धि रुक जाती है। यह लेप रासायनिक पदार्थों द्वारा तैयार किया जाता है। इसका प्रमुख उदाहरण पॉली हॉर्नर है। इसके प्रयोग से पशु को बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। इसमें क्या है, मान लो जब हमें सींगे क्या करनी है, इसकी सींगे हमें डिहॉर्न करनी है, ठीक है, सिंगरोधन करना है, तो क्या करेंगे, एक रासायनिक पेस्ट आएगा, यानी एक दवाई आती है, क्रीम आती है, उसको क्या करेंगे, उस लेप को हम इसके ऊपर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, ये सींगे आगे नहीं बढ़ती हैं, बस सिंपल। इसमें इसमें कुछ है ही नहीं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पॉलीहॉर्नर है, ठीक है, इसका क्या है एग्जाम्पल, पॉलीहॉर्नर है, इसका लेप हम इसके ऊपर लगा देते हैं, जिसके कारण जो सींगे नहीं बढ़ पाती हैं, सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, और इसमें कष्ट भी नहीं होता है, इसमें कोई कष्ट भी नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोई कष्ट नहीं होता है। रासायनिक डिहॉर्नर में थोड़ा सा भी पशुओं को कष्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लेप लगाया जाता है, ठीक है, लेप लगाया जाता है। चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा है डिहॉर्नर द्वारा, किसके, डिहॉर्नर के द्वारा कैसे हम प्रयोग कर देंगे। डिहॉर्नर ये थोड़ा सा बहुत एक प्रकार से कह सकते हो दर्दनाक है, क्या है, दर्दनाक है, क्या, डिहॉर्नर, डिहॉर्नर द्वारा। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम करते हैं बड़ी आयु के पशुओं के सींग रोधन के लिए एक विशेष प्रकार का डिहॉर्नर प्रयोग
किया जाता है। कैसा? एक विशेष प्रकार का डिहॉर्नर का हम प्रयोग करते हैं। इससे पशु के सींगों को उखाड़ा जाता है। क्या उखाड़ा जाता है? जैसे समझ लो, अब भाई इसमें पशु को कष्ट होगा कि नहीं? अब उसके सींगें लगी हैं, लेकिन उसको एक विशेष प्रकार के यंत्र होता है, उससे पकड़ के उखाड़ा जाए। मान लो तुम्हारा नेल्स लगा है, अब इसको विशेष प्रकार का कोई भी यंत्र हो, कुछ भी यंत्र हो, उसको जब पकड़ के उखाड़ा जाएगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? बताओ। तो ये सबसे दर्दनाक एक प्रकार से होते हैं, इसमें दर्द होता है पशु को। ठीक है, सबसे अधिक कष्ट इसी में होता है। अगर कोई किसके यहाँ पशु हो तो प्लीज इससे जरूर ना करें, मतलब इससे उसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन उसको डिहॉर्न ना करें इस विधि से, क्योंकि इसमें पशु को बहुत ज्यादा कष्ट होता है। ठीक है, उखाड़ा जाता है। इस विधि में पशु को अधिक कष्ट होता है। सींग उखाड़ने के बाद उसकी जड़ों से खून आना शुरू हो जाता है। जब इसको उखाड़ दिया जाता है तो उसकी जड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। सिंपली अपना नाखून मान लो, अगर तुम्हारा नाखून कोई उखाड़ दे एकदम से तो कष्ट होगा, प्लस वहां से खून आएगा। ठीक है, तो ये क्या है? डिहॉर्नर द्वारा क्या हुआ? ये डिहॉर्नर के द्वारा ऐसे हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिहॉर्निंग आरी। क्या है? डिहॉर्निंग आरी। अब इसमें क्या है? इसमें एक आरी होती, विशेष प्रकार की आरी होती है, उसके प्रयोग से हम पशु के सींग को काटते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। ठीक है, इसका हम प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग उस समय करते हैं जब पशु के सींगों में कोई विशेष प्रकार की बीमारी हो जाती है या सींग बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। इस दशा में सींगों को काटने के लिए आरी का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब इसका समझो, इसका मतलब समझना है। समझना यहां पर डिहॉर्निंग आरी का प्रयोग कब करेंगे? अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैंसों की नस्लों में सबसे ज्यादा अगर उसकी सींगों को काटना पड़ा तो किसकी नस्ल ऐसी है, कौन सी नस्ल है जिसमें हमें सींगों को काटने की आवश्यकता पड़ सकती है? कौन सी ऐसी नस्ल है? थोड़ा सा आइडिया अगर आपको होगा, मैंने इसका लक्षण बताया था, ऐसी सींगें किसमें पाई जाती हैं, तो थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। ऐसी कौन सी भैंस की नस्ल है जिसमें हमें डिहॉर्निंग आरी की आवश्यकता पड़ेगी उसकी सींगों को काटने के लिए? क्यों पड़ेगी? इसके पीछे का रीजन आपको पता होगा। बहुत बढ़िया, सबसे पहला आंसर किसने दिया है? मुर्रा। किसने दिया है? विकास राठौर ने दिया है, मुर्रा। वेरी गुड। मुर्रा की जो सींगें होती है वो लच्छाकार होती है, जैसे कि ऐसे गोल होती है। क्या? ऐसे ऐसे करके ऐसे गोल छल्ले जैसी होती हैं। अब जब ये ज्यादा बढ़ जाती हैं तो क्या होती है? ऐसे ज्यादा बढ़ जाती हैं तो ये उसके जो शरीर होता है उसमें घाव करना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, इसलिए हमारी मजबूरी होती है कि इनको काटा जाए जब ये ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, जब ज्यादा बढ़ जाती हैं तो इसके लिए हम डिहॉर्निंग आरी का प्रयोग करते हैं। किसका? डिहॉर्निंग आरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, काटने के लिए। हालांकि डिहॉर्निंग आरी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमने देखा है आमतौर ज्यादातर हमारे गांव में ऐसा होता था कि जो एक्सीलीटर वाला तार होता था, ठीक है, एक्सीलीटर वाला जो तार है इसी को दोनों तरफ बांध कर, ठीक है, बांध कर हत्था बनाकर उसी को एक दो लोग मिलकर जो इसको काटते थे। ठीक है, उसका भी प्रयोग करते थे, मैंने देखा है। अब ये क्यों करते हैं पता नहीं भाई, कट जाता होगा तभी करते हैं। लेकिन यहां पर क्या लिया है? डिहॉर्निंग आरी, एक प्रकार से वो भी आरी का ही काम कर रहा था। ठीक है, एक्सीलीटर का जो तार होता है। नेक्स्ट देखो, देखो मैं सारी चीज आपको बता देता हूँ, एक एक चीज जो मैंने देखी है अपने गाँव में भी प्रैक्टिकली लोगों को करते हुए वो भी बता देता हूँ, जो आपकी कॉपी में लिखी है वो भी बता दे रहा हूँ, दोनों चीजें। तो अगर आपके यहाँ भी होती होंगी ऐसी चीजें तो आप जरूर उससे कोरिलेट कर पाओगे इससे। ठीक है, इससे सींगों को काटने में पशु को कष्ट होता है। क्या? इसमें भी पशु को कष्ट होता है। ठीक है, ऐसी अवस्था में भी पशु को कष्ट होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऐसी अवस्था में भी जब हम सिंहों को काटते हैं उसी अवस्था में भी पशु को कष्ट होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? और पीडीएफ तो इसका मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था। ठीक है, बाकी सारे पीडीएफ तो आपको मिल ही रहे होंगे टीचमेंट एप्लीकेशन पर, और बाकी इसका मैं पहले ही ऐड कर दिया हूँ पीडीएफ, आप लोगों को मिल जा रहा होगा बराबर प्रॉपर टाइम पर, ऐसा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट देखो, विद्युतीय सींग रोधन। क्या है? विद्युतीय सींग रोधन।
इसका क्या मतलब है? इस विधि का प्रयोग भारत में कम हो रहा है। भारत में इसका ज्यादा प्रयोग नहीं होता है। विद्युत से प्रयोग भारत में बहुत कम ही होता है। ठीक है, बहुत ही। चलो बहुत बढ़िया रघुनाथ चौरसिया जी, आपने भैंस का सींग काटा है। ठीक है, आपने सींग काटा है। अभी मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बता दूंगा आप पशुओं की सींगों की तस्करी करते हैं। आपने यहाँ पर खुलासा किया है रघुनाथ जी। ठीक है, आपने यहाँ पर सबके सामने बोला है कि हम पशुओं की सींग काटते हैं। ठीक है, और किसका काटे हो? गहना हाथी को तो नहीं काटे हो? बताओ। और हाथियों वगैरह का नहीं काटे हो सींग वगैरह? ये काम मत करना, वरना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले पकड़ ले जाएंगे तुमको। हाँ, ठीक है, पशुओं की सींग बेचना अलाउ नहीं है। चलो कोई ना, नहीं देखो, गाय भैंस की काट सकते हैं भाई, लेकिन वो नहीं पशुओं की काट सकते हैं। चलो परेशान मत होना भाई चौरसिया जी। ऐसा मत हो कि सदमे में चले जाओ आज, कहो सर जी ये क्या कर दिए। चलो अब देखो, नेक्स्ट क्या है इसमें। यह विधि बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें रक्त नहीं आ बहता है। इसमें रक्त नहीं बहता है, ये बहुत सुरक्षित मानी जाती है। इसमें रक्त नहीं बहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें इसमें विद्युत सिंगरोधक को विद्युत द्वारा लाल होने तक गर्म करते हैं। क्या करते हैं? जो विद्युत रोधक होता है उसको गर्म करते हैं लगभग 540 डिग्री सेल्सियस पर करके सींग की गांठ पर 8 से 10 सेकेंड के समय के लिए स्पर्श कराते हैं। जब सींग की गांठ के स्थान, ठीक है, जो भी उसका स्थान है, पर सुनहरा रंग दिखाई दे जाए तो पशु को छोड़ देते हैं। मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? जैसे कि उसकी गांठ है, ये उसकी गांठें हैं। अब जो मैंने मान लो कि एक राड है, एक राड है, ठीक है, उसको मैंने गर्म कर लिया, जिसका नाम क्या है? विद्युतीय सिंगरोधन रोधक जो है, इसको मैंने गर्म कर लिया एक प्रकार से। अरे गर्म कर लिया, अब इसको क्या करेंगे? इसके ऊपर हम छुआएंगे, रखेंगे लगभग 8 से 10 सेकंड तक। ठीक है, और जो इसका स्थान है ये एकदम सुनहरा हो जाएगा। क्या सुनहरा हो जाएगा? कैसे? जैसे आप कभी कपड़े प्रेस करते हो, अगर कपड़ा प्रेस कर रहे हो, अगर जब वो जलने लगता है ना, जलने वाला होता है, उससे पहले क्या होता है? सुनहरा कलर आ जाता है। सुनहरा कलर आता है, ब्राउन यानी सुनहरा कलर आता है। उसी अवस्था पर हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, उस अवस्था पर पशु को छोड़ देते हैं। आगे बात समझ में? तो ऐसे हम इसका प्रयोग करते हैं विद्युतीय सींग रोधन का। विद्युतीय सींग रोधन रोधन में ऐसे हम प्रयोग करते हैं। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट, रबर के छल्ले द्वारा। रबर के छल्ले के द्वारा, और रबर के छल्ले के बारे में तो पहले से परिचित हो आप लोग, परिचित हो ना? रबर, जब हम मैंने बधियाकरण में बताया था आपको, इलास्ट्रेटर का प्रयोग करके रबर के छल्ले पहना देते हैं ताकि वो उसका बधियाकरण हो सके। ठीक है, तो इसमें भी हम एक प्रकार का क्या करते हैं? इस विधि में बहुत सख्त। हाँ सर, जितना पढ़ाए हैं पूरा तैयार कर लें तो 85 आ जाएगा। हाँ शिवम जी, आपको जितना कराया गया है आप इतना बिल्कुल अपने टंग पे रखें। 85% बड़े आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना अपनी टंग पर तैयार होना चाहिए, इतना तैयार होना चाहिए। ठीक है, इतना आप तैयार रखिए, पूरा जितना मैंने कराया है उसमें कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज, जब आपको कॉपी भी लिखना थोड़ा सा आइडिया दूंगा उसके बारे में भी सुन लेना, क्योंकि कॉपी भी इंपॉर्टेंट है। आप कितना लिख कर आते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉपी कैसे लिख के आते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि नंबर आपका जो कॉपी को सजाना कैसे है, लिखना कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप कितना अच्छा लिख कर आए हो वो एग्जामिनर नहीं समझ पाएगा क्या क्या आप लिख के आए हो, लेकिन आपको कॉपी को सजाना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम 10 नंबर आपके कॉपी सजाने पर भी बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है। भाई ये बताओ, सुंदर चीज किसको नहीं अच्छी लगती है? कोई भी कितना कहे कि हमें चीज अच्छी नहीं लगती, सुंदर बीबी किसको नहीं अच्छी लगती बताओ? सुंदर बीबी किसे नहीं अच्छी लगती है? उसी प्रकार से सुंदर कॉपी किसे नहीं अच्छी लगेगी जब वो चेक करेगा। ठीक है, तो सबको अच्छी लगती है। देखो विकास राठौर सबसे पहले बताएं, सबको अच्छी लगती है। तो सुंदर कॉपी भी होनी चाहिए आपकी। जितनी सुंदर कॉपी होगी उतना अच्छा नंबर आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कॉपी इंपॉर्टेंट है सुंदरता के साथ। अब उसमें कितने भी आप कुछ भी उसमें अच्छा अच्छा लिख कर आए हो, मान लो कितना भी अच्छा, उसमें 100% आपने सही लिखा है, लेकिन बात वही है भाई, जब अगर उसको सजाओगे नहीं अच्छे से, उसकी सुंदरता नहीं बढ़ाओगे, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो सुंदरता वगैरह उस पर चर्चा करेंगे कैसे हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, लेकिन इतना जितना मैंने आपको करवाया है इतना आप तैयार रखिएगा, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ये बस मतलब कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बस ये बात कह सकते हैं। अब वहां पर एग्जामिनर कभी कभी कैसा बैठ जाए तो उसकी मूड के ऊपर है, बाकी आपका 80-85% बड़े आराम से आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, छोटे व मोटे रबड़ के छल्ले हल्के एक विशेष यंत्र इलास्टेटर, मैंने आपको पहले समझाया था इलास्टेटर क्या है, द्वारा चौड़ी करके सींग की जड़ों पर पहना देते हैं, जिससे सींग को रक्त, भोजन व ऑक्सीजन आदि नहीं मिलते हैं, फलस्वरूप सींग सूख जाते हैं, फलस्वरूप सींग सूख जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट है भैया प्रजनन द्वारा। जो नेक्स्ट विधि है प्रजनन द्वारा, जब प्रजनन करते हैं, प्रजनन का मतलब समझते हो, कितने लोग हैं प्रजनन समझते हैं, बताओ जल्दी से, कितने लोग ऐसे हैं जो प्रजनन के बारे में जानते हैं और प्रैक्टिकल कर चुके हैं। वही हम सब करेंगे जो प्रैक्टिकल कर चुके हैं। विकास जी आप जानते हैं, प्रैक्टिकल भी कर चुके हैं। शिवांशु शुक्ला जी आप भी सही थम्स अप कर रहे हैं, यानी कि आप भी प्रैक्टिकल कर चुके हैं, जानते भी हैं। और चलो ठीक है, सिर्फ 2 ही लोग हैं। चलो जिन्हें नहीं पता है उनको बता देते भाई, आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल तो आप किए नहीं है, लेकिन आपको समझा देते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि भैया प्रजनन में, जैसे कि एक जो ये पशु होगा हमारा, ये कोई पशु है, ठीक है, चलो बढ़िया है, बिल्कुल यूपी वाले बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। आपको सही मायने में ऐसे ही आंसर देना चाहिए था, ये भी इंपॉर्टेंट है, आंसर देने का तरीका देखो इसका कितना बढ़िया। जानते हैं सर लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया है, भाई बोल दिया कि जानता तो है कम से कम, वेरी गुड। लेकिन कुछ लोग तो उसका ना हाँ आंसर दिए ना नो आंसर दिए, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए हमेशा। ठीक है, जरूरी नहीं उसका हाँ और ना ही आंसर हो, उसका दूसरा भी हो सकता है कुछ, तुम लोग ज्यादा सीरियस हो जाते हो। देखो एक ये क्या है, एक ये पशु है जिसके क्या है, जिसके जिसके सींग हैं, जिसके क्या सींग हैं, ठीक है, इसके सींग है, इसके देखो इसके सींग नहीं है, क्या है इसके, क्या है इसके सींग नहीं है। ठीक है, अब अगर इनके साथ क्या क्या आ जाए, इनका क्रॉस करा दिया जाए, इसके सींग है इसके सींग नहीं है, आई बात समझ में, ये क्या है, ये मादा है ये नर है, ठीक है, मादा जिसके सींग है और ये जो नर है जिसके सींग नहीं है। अब इनका आपस में जब क्रॉस कराया जाएगा, जो इसकी संतान आएगी ना संतान, उसमें 50% चांस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे उसके सींग आए। ठीक है, सींग आए, इसमें सींग आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, इसमें सींग है आपकी नहीं कर, लेकिन ये एकदम से नहीं डेवलप होगा, ये धीरे धीरे कम से कम 4-5 पीढ़ियों तक क्रॉस कराना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, यूपी वाले बहुत लंबी विधि है, मैंने बताया ना, इसको कम से कम 4-5 पीढ़ियों तक इसका क्रॉस कराना पड़ेगा। अब जो ये आएगा ना, ये अब मान लो ये भी जो है ये मेल है या फीमेल है, कुछ भी आए, ठीक है, मेल है फीमेल, अब इसके साथ भी एक दूसरे साथ क्रॉस कराना पड़ेगा जिसके सींग ना हो। इसी प्रकार से फिर जो दूसरा आएगा उसके साथ फिर क्रॉस कराएंगे, इसको कम से कम 5 से 6 क्रॉस कराएंगे, तब जाके पूर्णतः क्या, पूर्णतः जो है इस सींग रहित नस्ल बन जाएगी, पूर्णतः सींग रहित नस्ल बनेगी। ठीक है, तो ये बहुत लंबी विधि है, इतनी आसान नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबी होती है, ये याद रखना बस, ये प्रजनन विधि जो है थोड़ा सा लंबी होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये इस विधि में पशुओं को कोई कष्ट नहीं होता भाई, इसमें कष्ट कहाँ है बताओ, कोई कष्ट है प्रजनन विधि में, कोई कष्ट होता है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, आराम है इसमें, परंतु समय अधिक लगता है, समय तो लगेगा भाई, कष्ट नहीं है लेकिन समय अधिक लगता है। इसमें सींग विहीन नर का सींग वाली मादा के साथ क्रॉस कराते हैं, ध्यान सुनिएगा, सींग विहीन नर, मैंने यहां पर क्या लिया था, सींग जिसके नहीं है, नर को लिया था जो सींग नहीं है, मादा उसको लिया था जिसके सींग है, इनके बीच में क्रॉस कराया था। क्रॉस कराते हैं तो परिणाम स्वरूप जो संतान होती है वह सींग विहीन होती है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो ये सारी की सारी विधियां मैंने आपको बता दिया है कि सींग रोधन कैसे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, अगर बात पूरी अच्छी तरीके से कंफर्म हो गई तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दें, एक बार आप लोग थम्स अप करके बता दें और दिल भेज दें जल्दी से। ठीक है, अगर मजा आया, अपने नष्ट लिखा है, कहाँ भैया नष्ट लिखा है,
कहाँ लिखा है भैया नष्ट, बताओ। चलिए भैया, बिल्कुल सही यूपी वाले जी, वेरी गुड। चलिए ठीक है, थैंक यू यूपी वाले। भाई अपना नेम चेंज कर लो यार यूपी वाले, थोड़ा सा आप जो भी आपका नाम रखे हो मम्मी पापा वो रख दो यार, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच सभी का। ठीक है, शाम को 9 बजे मिलते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लास होगी आज, तुम्हारा इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे शाम को 9 बजे डेली। डेली ये कोशिश यही रहती है यार। हाँ, कौन सी विधि अच्छी, कौन सी विधि अच्छी है? अच्छी विधि आदर्श प्रजापति जी, आपकी अच्छी विधि की अगर बात करें हम, तो अच्छी विधि आपकी है सबसे पहले आपको बताई थी कौन सी, कास्टिक छड़ वाली। कौन सी? कास्टिक छड़ वाली सबसे बेहतर है, ठीक है, कास्टिक छड़ वाली सबसे बेहतर है। आदर्श प्रजापति जी आप किस कहां से हैं? आदर्श प्रजापति जी आप किस जिले से हैं, प्लीज बताएं एक बार। कल मैंने यही बात की थी, आपका जो सिलेबस है वो 10 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, और आप लोगों को नोट्स बना कर तैयार रखना, यही बताया था आप लोगों को बस। यही मैंने आप लोगों को बताया था बस, और कुछ नहीं, कि अपने नोट्स वगैरह आप तैयार रखिए। ठीक है एमके जी, अपने नोट्स वगैरह तैयार रखिए। चलिए ठीक है। हाँ, रविवार जो क्लास हुई थी उसमें सर मैंने इतना ही बताया था कि आप अपने नोट्स वगैरह तैयार रखिए। बाकी बच्चों की समस्या ली थी, आपको कोई समस्या परेशानी वो बताओ, फीडबैक लिया था कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है भाई 200 रुपए का बैच आपने बैच किया खरीदा है हमसे, उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, आप उसे संतुष्ट तो हो? जितना मैंने कहा है उससे ज्यादा ही दे रहा हूँ, उससे कम तो आपको नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ओके आदर्श प्रजापति जी, हमें लगा आप बनारस से हैं। चलिए, चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू सो मच।